Hi everyone, welcome back to the lectures of business studies. सर लास्ट क्लास में हमने खत्म किए हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब समझना यह है कि ये प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल ने दिए थे 1916 में और 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं इन प्रिंसिपल्स को दिए हुए। तो साहब एग्जैक्ट एप्लीकेबिलिटी अब इन प्रिंसिपल्स की नहीं है, बिकॉज आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट इंप्लीकेशन इन प्रिंसिपल्स का नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल रीजंस कि जो सिचुएशन 100 साल पहले थी आज वो सिचुएशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है, परफॉर्मेंस बेस्ड है, इसलिए इन प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा मोल्ड करके अप्लाई करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस को। तो आज हमने पढ़ना है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न implications of Fayol's principles. With the change of environment, in which business is done, सब आपका इकोलॉजिकल सिस्टम एनवायरमेंट चेंज हो चुका है पिछले 100 सालों में। The interpretation of these principles has changed. The interpretation of these principles has changed. ठीक है जी, क्लियर? थैंक यू सो मच। डिफरेंशिएटिंग बॉक्स बना लेते हैं। और एक एक प्रिंसिपल को डिफरेंशिएट करते चलेंगे। ठीक है जी, सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा था हमारा? डिवीजन ऑफ वर्क। तो साहब समझते हैं, प्रिंसिपल, ट्रेडिशनल इम्प्लीकेशन, मॉडर्न implications, लिखेंगे साहब इसके बारे में। सबसे पहला नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क।
सब ये बोलता था स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, जो हमने समझा था डिवीजन ऑफ वर्क में कि क्योंकि काम को आप बांट देते हैं उससे स्पेशलाइजेशन होती है। यहां हम बोलते हैं देयर विल बी जनरलाइजेशन ऑफ वर्क। जनरलाइजेशन मतलब एक कॉम्प्लेक्स काम को छोटे छोटे इजी कामों में बांट दो तो वो बहुत जनरलाइज हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की शायद जरूरत नहीं होती, आप उसको प्रोसेस बेस्ड कर सकते हो। ठीक है। सेकंड, हमने क्या पढ़ा था साहब? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता था? मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसका एक बैलेंस होना चाहिए। जितनी आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो उतनी ही आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। ठीक है। यहां पर ट्रेडिशनल इंप्लीकेशन ये होती थी कि वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर की अथॉरिटी की बात करता था। मॉडर्न जमाने में साहब एम्प्लॉइज को भी आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, यानी कि डिसीजन मेकिंग अब ऊपर से नीचे की तरफ भी आएगी। सिर्फ मैनेजर्स के पास अथॉरिटी नहीं होगी, सिर्फ मैनेजर्स की आंसरेबिलिटी नहीं होगी, एम्प्लॉइज की भी होगी। ठीक है, लिखेंगे managers are empowered here, employees are empowered। थर्ड, डिसिप्लिन। फॉर्मल कंट्रोल्स। यहां पर साहब आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा अब इनफॉर्मल हो रही हैं। इनफॉर्मल का मतलब अब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल डिसिप्लिन को खत्म किया जा रहा है। यानी कि पहले होता था कि हर सीनियर पर्सनल का अपना केबिन होना चाहिए। आज की डेट में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सीईओस के जो टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं सिर्फ उनके अपने पर्सनल केबिन होते हैं, बाकी सबके नॉर्मल बेस होते हैं। यानी कि एक छोटा लेवल 1 एम्प्लॉई से लेकर सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर कोई भी होगा, वो एक ही जगह पर बैठ के काम कर रहा है उन्हीं एम्प्लॉइज के बीच में। ठीक है, यानी कि अब जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो इनफॉर्मल होता जा रहा है। सब यूएस वगैरह में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यू डू नॉट कॉल सर और मैम टू योर सीनियर, आप उनको उनके फर्स्ट नाम से बुलाते हैं, यानी कि राजेश, दिनेश, जो भी उनका नाम है। अब वो हायरार्की में आपसे बहुत ऊपर है, 20 साल ऊपर है, वो आपसे बहुत सीनियर है, लेकिन आप उनको उनके फर्स्ट नेम से ही बुलाते हैं। सब ये इनिशियली ऐसे कल्चर में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मेरे से कोई इतना बड़ा आदमी है, मैं उनको उनके फर्स्ट नेम से बुलाकर कैसे काम करूंगा, मेरी खुद की ही कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगी इसको। ठीक है, तो वो चीज आप धीरे धीरे सीखते हैं जब आप उन ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करते हैं। इससे होता क्या है, सब फॉर्मल कल्चर खत्म होता चला जाता है। यानी कि अब एम्प्लॉई जो है, जो बहुत छोटा एम्प्लॉई है, एक लेवल 1 एम्प्लॉई है, वो अपने डायरेक्टर से बात करने में झिझकेगा नहीं, डरेगा नहीं, वो सीधा जाएगा और उनसे जाके जो उसको बात कहनी है वो कह देगा। साहब कम्युनिकेशन चेन बहुत इजी हो जाएगी। जो हमने स्केलर चेन पढ़ी थी कि आपको हायरार्की को फॉलो करना है, सब आज की डेट में बकवास हो चुकी है। वो प्रॉब्लम ये है कि उस स्केलर चेन के थ्रू जाने के चक्कर में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। अगर मेरे को अपने सीनियर टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव तक एक बात पहुंचानी है तो मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मैं सीधा उनके पास जाऊं और बोल दूं। क्यों मुझे जाना है उस स्केलर चेन के थ्रू?
इसलिए अब कम्युनिकेशन लेवल मॉडर्न एरा के अंदर बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल है, ठीक है। सिमिलरली आजकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फ्राइडे के अंदर आपको फॉर्मल अटायर पहनने की जरूरत नहीं है, आप घर से अपने जीन्स टी शर्ट में आइए, शूज पहन के आइए, बट यस ऐसा नहीं है कि आप निक्कर पहन के आ रहे हैं, स्लीवलेस पहन के आ रहे हैं। उस इनफॉर्मल अटायर का भी एक गाइडलाइन है कि उसकी भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि आप एक ऑफिस के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। कैजुअल्स आर अलाउड, बट किस तरीके के कैजुअल्स या पार्टी वेयर अलाउड नहीं है, ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। डिसिप्लिन की बात हमने करी। अगला यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट टू वन बॉस, सब एक ही बॉस है उनका। अब ऐसा नहीं है जी, मल्टीपल बॉस। अब इसमें प्रॉब्लम होगी तो जरूर कि अगर आप मल्टीपल बॉसेस को रिपोर्ट कर रहे हो तो साहब आप किसका काम पहले करें, ये इशू तो होगा। इस सिचुएशन में आपको उन बॉसेस से ही पूछना पड़ेगा कि साहब अब दो मेरे सीनियर हैं, दोनों ने मुझे काम दिया है, आप दोनों आपस में डिसाइड करके मुझे बता दो मुझे कौन सा काम पहले करना है, सो दैट मैं पागलों की तरह घूमू नहीं कि मेरे को दोनों को सेटिस्फाई करना है। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है। सब मॉडर्न एरा में एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब करना बहुत कंपेटिटिव हो चुका है, तो वो अब सिर्फ एक ही बॉस को रिपोर्ट नहीं करता है, मल्टीपल बॉसेस होते हैं, ठीक है जी। प्रोजेक्ट बेस हो गए, यानी कि आप 3 महीने के लिए एक प्रोजेक्ट पे गए, वहां पर आपका जो सीनियर था आपने उनको रिपोर्ट किया, आप अपना काम खत्म करके ऑफिस आए, फिर आपको दूसरा प्रोजेक्ट दे दिया गया, वहां पर सब सीनियर कोई और है, आपका बॉस कोई और है, ठीक है। लिखेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, functions have only one boss and one plan. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब डायरेक्शन जो होना चाहिए, प्लान जो होना चाहिए, वो एक ही आदमी का होना चाहिए। ये ट्रेडिशनल इंप्लीकेशन थी। आज की डेट में ऐसा नहीं है, बिकॉज आपके फंक्शंस इतने ज्यादा डाइवर्स हैं और उनका क्वांटम इतना ज्यादा है कि एक आदमी के हैंडल करने के बस की बात ही नहीं है। तो आपको डिवीजन वहां भी चाहिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बांट दो अपने काम को और उन हर एक प्रोजेक्ट्स का एक सीनियर बना दो, ठीक है। लिखेंगे functions have multiple bosses, functions have multiple bosses and multiple plans। सब समझो, एक बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बहुत सारी क्वालिटीज की जरूरत होती है एक सीनियर को, ठीक है। और वो क्वालिटीज बिहेवियरल भी होती हैं और टेक्निकल भी होती हैं। टेक्निकल क्वालिटीज का मतलब उनके पास वो रिक्विजिट रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन हो जिससे वो उस काम को करवा पाए। तो आज के एरा में जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी के पास वो सारी क्वालिफिकेशंस हो जो उस काम को करने के लिए चाहिए। इसका मतलब एक आदमी उस प्रोजेक्ट को या उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर पाए, आज के एरा में वो बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने काम को अलग अलग डोमेन में बांट देते हैं, समझते हैं इसको, एग्जाम्पल समझते हैं। साहब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले जो होता था, वो अपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म बनाता था और साहब वो हर तरीके की सर्विसेज देता था। हर तरीके की सर्विस मतलब साहब वो डायरेक्ट टैक्स का भी काम करता है, इनकम टैक्स,
वो जीएसटी का भी काम करता है, वो ऑडिट का भी काम करता है, वो लिटिगेशन का भी काम करता है। तो आप समझ रहे हैं, 4 डोमेन्स, अलग अलग 4 डोमेन्स में वो काम कर रहा है सीए। तो अब आप समझो, उसको नॉलेज तो उन चारों डोमेन की चाहिए। ठीक है, आज के कंपेटिटिव एरा में 4 डोमेन को संभालना एक आदमी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकली लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में स्पेशलाइज्ड सर्विस, क्वालिटी सर्विस देना क्लाइंट को बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए साहब? 4 अगर हेड हैं तो 4 लोग अपॉइंट करो जो उन सर्विस लाइंस को लीड करेंगे। यानी कि एक डायरेक्ट टैक्स के लिए डायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट बिठाओ, वो इनडायरेक्ट टैक्स में हाथ ही नहीं डालेगा, ऑडिट का उसको कुछ पता ही नहीं है। सिमिलरली ऑडिट के लिए एक अलग एक्सपर्ट बिठाओ, जीएसटी के लिए अलग एक्सपर्ट बिठाओ, लिटिगेशन के लिए एक अलग एक्सपर्ट बिठाओ। दिस इज व्हाट डिविजन ऑफ डायरेक्शन इज। यानी कि जिसकी जो एक्सपर्टीज है वो वही काम करे, दूसरे काम में हाथ ना डाले। ठीक है, दिस इज व्हाट फंक्शंस हैव मल्टीपल बॉसेस एंड मल्टीपल प्लान्स। सिक्स्थ, subordination of individual interest to general interest. Subordination of individual interest to general interest. तो ये बोलता था भाई, एम्प्लॉइज आर कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब कहानी टू वे है, ऑर्गेनाइजेशन को भी कमिटेड होना पड़ेगा टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। मॉडर्न एरा में लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड to employees and vice versa. Seventh, remuneration. ये बोलता था जी रीजनेबल पे मिलनी चाहिए सबको। इसमें एंड रिवॉर्ड कर लेते हैं, और अगर कंपनी मुनाफा कमा रही है तो रिवॉर्ड भी देना चाहिए। ये बोलता है जी कहानी खत्म, परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट मिलेगी, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम, जो जितना अच्छा काम उतने अच्छे पैसे। Just a sec, please. Oh shit. लिखेंगे साहब 8th, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन।
हाँ जी, सेंट्रलाइजेशन क्या बोलता था कि सारी की सारी पावर किसके पास हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास हो। डिसेंट्रलाइजेशन क्या बोलता था कि साहब उसी पावर को आप नीचे डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट रिटेन्स द पावर, ठीक है जी। यहां पे क्या है, यहां पे आप बांटोगे, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी और या फिर पावर एट ऑल लेवल्स। सब पावर को अब बांटो, ठीक है जी। लिखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद हमने पढ़ा था स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या बोलता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल और वो लेस फॉर्मल हो गया जो हमने अभी अभी बात करी, ताकि कम्युनिकेशन इजी हो, क्विक हो। नेक्स्ट वाज ऑर्डर। ऑर्डर ये बोलता था जी रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल, ये कहता है रिक्वायर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन। इलेवन, इक्विटी, साहब बराबरी होनी चाहिए, हमने आज ही पढ़ा है ये तो। इक्विटी क्या कहता है, कमिटमेंट ऑब्टेन्ड थ्रू काइंडनेस, यहां पे साहब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, कमिटमेंट ऑब्टेन्ड थ्रू अ सेंस ऑफ ओनरशिप। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी कि उसको स्टेबल होने का टाइम दो। ये बोलता था जी ट्रेन करो और एनकरेज करो। लेकिन आज की डेट में साहब एनकरेज ना आप बिना किसी बात के नहीं कर सकते। एम्प्लॉय अब करियर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होता है, यानी कि एम्प्लॉय को चाहिए कि साहब सिर्फ और सिर्फ एनकरेजमेंट से या पैसे से कुछ नहीं होगा, मेरे को करियर ग्रोथ चाहिए, यानी कि मुझे कॉन्टिन्यूअस लर्निंग चाहिए।
मैं कल तक सिर्फ एक्सेल पर काम करना जानता था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना जानता था, मुझे नए सॉफ्टवेयर सीखने हैं अगले 2 साल 3 साल में, तो कंपनी को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी जरूरी है फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो उनको इंटरेस्ट समझना है ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरेस्ट समझना है एम्प्लॉय का। वो कहते हैं जी अच्छा जी आप नए टूल सीखना चाहते हैं, अब ये टूल्स हम आपको सिखा सकते हैं और आप इससे अपनी परफॉर्मेंस ऑन द जॉब भी इंप्रूव कर पाएंगे। तो साहब ये दोनों के हित में है, एम्प्लॉय की लर्निंग होगी, वो नए टूल सीखेगा, नए सॉफ्टवेयर सीखेगा, और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बेटर है कि उसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी ऑन द जॉब। ठीक है, यहां पे लिखते हैं कॉन्टिन्यूअस एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूअस एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, 13th वॉज इनिशिएटिव, लिखेंगे इस पे सब। इनिशिएटिव मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से था पहले, मैनेजर्स कंसीव एंड इंप्लीमेंट न्यू आइडियाज, यहां पर ये बोलता है जी वर्कर्स कंसीव एंड implement new ideas। And last was spirit corps। सब spirit corps अब टेक्निकली रिडंडेंट हो चुका है, क्योंकि अब मेरे को अलग से एम्प्लॉय स्पिरिट या मोटिवेशन बूस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई एम कॉन्टिन्यूसली डेडिकेटेड फॉर देयर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, तो वो ऑलरेडी मोटिवेटेड फील करेंगे। तो इस प्रिंसिपल की कोई अलग से जरूरत नहीं है। मेंटेनिंग हाई मोरल among employees is essential maintaining high morale among employees is not necessary, क्योंकि अब हम उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे ऑप्टिमम खर्चा कर रहे हैं, टाइम डेडिकेट कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी मोटिवेटेड, दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स टू बूस्ट देयर मोरल। ठीक है साहब, तो यहां खत्म होते हैं हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल, और जो कि जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थे। अब बात करेंगे साहब दूसरे आदमी की, हु इज एफ.डब्ल्यू. टेलर। टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर नोन एज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स बिहेवियरल साइंस पर बेस्ड है। ठीक है, समझते हैं साहब, हेडिंग लिखेंगे, ऑल्सो नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। F.W. Taylor and scientific management। F.W. Taylor and scientific management। लिखेंगे साहब F.W. टेलर के बारे में और समझेंगे।
फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, सब सेम हेनरी फ्योल जैसे ही वॉज एन इंजीनियर। और इन्होंने अपनी 26 साल की जॉब में जो जो सीखा उन्होंने एक किताब के अंदर लिख दिया, एंड उन प्रिंसिपल्स को हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं या साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, लिखेंगे। ड्यूरिंग हिज करियर ऑफ 26 years, he experimented with his ideas and made significant contribution to the management। ठीक है जी, इनके कंट्रीब्यूशंस Taylor gave a concrete shape to the theory of scientific management। सब इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। He was the first to emphasize on the importance of scientific approach in managing an organization instead of hit and trial method, he is also known as father of scientific management। Father of scientific management। Excuse me। ठीक है साहब, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग समझेंगे। हेडिंग लिखेंगे, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लिखेंगे इसके बारे में, साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू, साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू यूज ऑफ साइंटिफिक
सिस्टमैटिक, objective and logical principles and techniques to various managerial functions. To various managerial functions. It stresses that there is always one best way. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफ डूइंग अ वर्क. सब FW टेलर साहब का कहना था कि एक पर्टिकुलर काम को करने का एक ही बेस्ट तरीका होता है, कोई दो तरीके नहीं हो सकते. ठीक है, अब समझेंगे जिस तरीके से हेनरी फेयोल ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, इन्होंने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए, लेकिन उसके साथ साथ उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की टेक्निक्स भी दी. इन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं दिए, इन्होंने तरीके बताए कि साहब ऐसा करना चाहिए, उसको कैसे करना चाहिए उसके लिए टेक्निक्स भी बताई. ठीक है, लिखेंगे साहब हेडिंग. सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स, साहब 4 इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए और 7 इन्होंने टेक्निक्स दी. हमको वो सारी की सारी चीजें समझनी है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हेडिंग लिखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. फ्रेश पेज से उठा लेते हैं, यहां पे लिखेंगे जी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है जी, लिखते हैं साहब. 4 तरीके के प्रिंसिपल्स हैं, पहले चारों की हेडिंग लिखेंगे, फिर चारों के चारे प्रिंसिपल्स को हम समझेंगे. सबसे पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि साइंस को फॉलो करना है, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना, पुरानी प्रैक्टिसेस को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना. ठीक है. सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच. नेक्स्ट इज कोऑपरेशन नॉट individualism. And the last is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. साहब तो ये 4 प्रिंसिपल्स दिए FW टेलर ने
जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे और खत्म भी करेंगे। ठीक है जी। 4 क्या क्या? सबसे पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साहब आपकी एक्टिविटीज में साइंटिफिक लॉजिकल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ना कि आप कोई प्रोसेस सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि पीछे 10 सालों से यही फॉलो होता आ रहा है। नेक्स्ट इज देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी अमंग्स द एम्प्लॉई सो दैट कोऑर्डिनेशन हो और कोऑपरेशन हो। यानी कि जो थर्ड प्रिंसिपल है दैट्स एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी ओनली, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड द लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। सर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी का मतलब उनकी ट्रेनिंग, उनकी लर्निंग, उनका मोटिवेशन, उनका मोरल हाई रखो सो दैट वो काम करे टू देयर ऑप्टिमम एफिशिएंसी एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दैट द कंपनी, द ऑर्गेनाइजेशन विल प्रॉस्पर। ठीक है सर, आज के लिए साहब यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम ये इन्हीं प्रिंसिपल्स को इन डिटेल समझेंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय।